Good morning and welcome back, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. आज एक बहुत छोटा सा चैप्टर हम लोग को कवर करना है, द इंटरनेट एंड यूजेस, ये और कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू आईएसपी, ये दोनों आज कंप्लीट हो जाएगा। और कल से आपका प्लानिंग द एड्रेसिंग स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, जो कि पवन सर कराएंगे। कल से आपकी क्लास पवन सर लेंगे, ठीक है। आज इसको और इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट थ्रू एन आईएसपी। कल तक जितना बताया था उसमें कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है अभी तक के क्लास में? बेसिकली इसमें आपको इंटरनेट और उसके यूजेस और आईएसपी से कैसे कैसे कनेक्टिविटी होती है, इस चैप्टर में आपको ये बताएगा। तो इंटरनेट क्या है सबको पता है, इंटरनेट के यूजेस क्या है ये सबको पता है। एक बार हाइलाइट्स डिस्कस करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये तो बच्चा जानता है कि इस समय इंटरनेट के आपके क्या क्या यूजेस हैं। The internet is a worldwide publicly accessible network of networks. It enables individuals and businesses alike through interconnected computer networks to share information, resources, and services. In the beginning, the internet was used strictly for scientific, educational, and military research. ARPANET का नाम आपने सुना होगा, पहला नेटवर्क था, ठीक है। ARPANET नाम सुना है आपने? हाँ। क्या होता है ARPANET? नो सर। सबसे जो पहला नेटवर्क था वो था ARPANET, ARPANET। इसका पूरा नाम था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सबसे पहला नेटवर्क था, और इसका यूज बेसिकली मिलिट्री पर्पसेस के लिए और हाई एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही यूज होता था। इसको अगर अनअवेयर हो तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी आपके आईटी में जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये एक एजेंसी थी जिसको पेंटागन फंड करती थी। In 1991, regulations changed to allow businesses and consumers to connect as well. 1991 में धीरे धीरे फिर businesses और consumers भी connect होने लगे इंटरनेट से। The internet has grown rapidly and now global. New technologies are continuously being developed that make the internet easier and more attractive to use. Online applications are available to the internet user, including email, web browsing, streaming music, video, online gaming, and instant messaging. The way people interact, share information, and even do business is changing to keep up with the continuous evolution of the global net.
आज हम इसे अनदेखी नहीं है कि इंटरनेट कितना ज्यादा इस समय पॉपुलर हुआ पड़ा है। आजकल कोई ऐसी चीज हम लोग कोई भी काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ा ही हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो। आजकल एग्रीकल्चर भी इससे अछूता नहीं। एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है रहना। आप सोच रहे हैं हाँ मोबाइल नहीं यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप ही नहीं, दुनिया में कितनी सारी चीजें इंटरनेट के ही भरोसे आज जिंदा है। इतने सारे शॉप्स, आपका इंडियन रेलवे, आपकी फ्लाइट सर्विसेज, आपकी जो भी लीगल सर्विसेज है, कोर्ट्स, हर जगह इंटरनेट इस समय एक तरह से बैकबोन हुआ जाता है। ठीक है, कुछ बिजनेसेस हैं जहाँ पे इनकी डे टू डे लाइफ में यूज है, जैसे ई कॉमर्स। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर हम इंटरनेट के माध्यम से कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इस चीज को कहते हैं ई कॉमर्स। बेस्ट एग्जांपल हमारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, ये सारे इसमें आ जाते हैं। कम्युनिकेशंस, ऑब्वियसली चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कॉल्स करते हैं। कोलैबोरेशन एंड ट्रेनिंग, जो एग्जैक्ट काम अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यूजर्स की। With the increasing number of new devices and technologies coming online, how is it possible to manage all the changes and still reliably deliver services such as email? The answer is internet standards. इनको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, जिनकी वजह से ही आज ये सारी सर्विसेज हमें एज इट इज हर यूजर तक उसी तरीके से पहुंचा पाते हैं। जैसे केरला में बैठे एक इंसान को भी वैसे ही सर्विसेज मिलेंगी और यूपी में बैठे इंसान को भी वैसे ही सर्विसेज मिलेंगी। स्टैंडर्ड इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर हाउ समथिंग मस्ट बी डन। Networking and internet standard ensure that all devices connected to the network use the same set of rules. By having standards, it is possible for different type of devices to send information to each other using the internet. For example, the way an email is formatted, forwarded and received by all devices is done in a standardized manner. अब ईमेल भेजना है तो उसका जो प्रोसेस होगा, एक मोबाइल फोन से भेजने का भी वही प्रोसेस होगा जो एक लैपटॉप से भेजने का होगा। चाहे वो आप दिल्ली में बैठे हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका में बैठे हो, वो वही प्रोटोकॉल, वही स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा। An internet standard is the end result of comprehensive cycle of discussion, problem solving and testing. With the new standard is proposed, each stage of development and approval process is recorded in numbered request of comments, जिसको कहते हैं RFC standards. There are thousands of internet standards that help define the rules for how devices communicate on the network. These different standards are developed, published and maintained by a variety of different organizations. By these organizations creating and maintaining standard, millions of individuals are able to connect to the internet using the variety of devices including personal computers, cell phone, handheld, PDAs, MP3 players and televisions. स्टैंडर्ड कॉमन है, इसीलिए ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो भी किसी दूसरे डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस पे कोई मैसेज भेजते हैं तो भी उसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जा सकता है। अब ISP क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर and their services. Regardless of the type of device that an individual or business uses to connect to the internet, the device must connect through an internet service provider. आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट या यूज करना है तो किसी न किसी ऐसी कंपनी से आपको ये सर्विस लेनी पड़ेगी जो आपको कम्युनिकेशन मीडिया देगा बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए।
ठीक है, उन्हीं को कहते हैं आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इज अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच अ सब्सक्राइबर ऑब्टेन इंटरनेट एक्सेस। A subscriber can be a business, a private consumer, a government body, or even another ISP. इनके सब्सक्राइबर कौन कौन हो सकते हैं? कोई बिजनेस हो सकता है, प्राइवेट कस्टमर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, या कोई दूसरी आईएसपी हो सकती है। अब बहुत लोग सोचते हैं सर एक आईएसपी से दूसरे आईएसपी का है बैंड वैसे बैंडविड्थ लेगा, तो ऐसा होता है। अगर आपको थॉरो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो बहुत से लोकल कंपनीज भी होती हैं जो बड़ी कंपनी से बैंडविड्थ लेके बाकी और कस्टमर को बांटती हैं, बीच में अपना कट वो लेती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइलेट का एग्जांपल मैं आपको लूँ, यहाँ पे एरोकास्ट का कनेक्शन लगा हुआ है। एरोकास्ट कोई बहुत बड़ी कोई आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये लोकल सर्विस प्रोवाइडर है। ये बैंडविड्थ लेती है एयरटेल से, ठीक है, और उसको लखनऊ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने नाम से। In addition to offering connection to the internet, an ISP can offer other services to subscriber including और क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकते हैं कोई आईएसपी? इक्विपमेंट को-लोकेशन। A business may opt to have some or all internal network equipment physically located on the ISP premise. कोई बिजनेस अगर चाहे तो अपने सारे इक्विपमेंट आईएसपी के ही प्रीमाइस पे वहां पे ही रख सकता है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी कोई होस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं तो अपने सर्वर्स वगैरह वो आईएसपी पे ही रख सकते हैं, उनकी चॉइस है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्रिया बताइए। सर वॉइस डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करके देखिए ना। अच्छा एक मिनट बस। बाकी सबको भी दिक्कत है, मतलब वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर। ठीक हो रहा है। नो सर, ठीक है सर। नो सर, वॉइस ब्रेक यहाँ पे भी नहीं हो रहा है सर। तो मेरे में इशू हो गया फिर सर। प्रिया फिर बहुमत मेरे हाथ में है, आप लेफ्ट होके वापस से आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे पास ज्यादा सीट्स हैं। अभी सही है प्रिया? यस सर। भाई मैं कहूँ बहुमत मेरे हाथ में है, मेरा नेटवर्क सही है। हाँ, हम क्या कह रहे थे? इक्विपमेंट को-लोकेशन। इसमें कोई अगर कोई छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, कोई अगर होस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो अपने सर्वर्स को चाहें तो आईएसपी के ही प्रीमाइस में रिलोकेट कर सकते हैं और उसके आईएसपी अलग से उनसे चार्जेस लेगा। मेंटेनेंस वगैरह सब आईएसपी के ही हाथ में रहेगी, बैंडविड्थ देना आईएसपी के हाथ में रहेगा, और जो भी उसके चार्जेस होते हैं वो कंपनी से देगा। वेब होस्टिंग। The ISP provides the server and application software for storing web pages and web content for the business websites. कुछ ISPs, मैं सारे ISPs की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ISPs आपको वेब होस्टिंग की भी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। आप उनके सर्वर्स पे अपने वेब पेजेस होस्ट करा सकते हैं, फाइल्स होस्ट करा सकते हैं, FTP होस्टिंग भी देता है, एप्लीकेशन होस्ट करा सकते हैं, मीडिया होस्ट करा सकते हैं, VoIP सर्विस आप ले सकते हैं, और इवन टेक्निकल सपोर्ट तो लेते ही लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनके सर्विसेज। वेब होस्टिंग भी दे सकते हैं, FTP, एप्लीकेशन होस्टिंग, टेक्निकल सपोर्ट, वॉइस और IP, POP इंटरनेट एक्सेस, इक्विपमेंट को-लोकेशन, इतनी सारी चीजें देते हैं। बस यही था आपका ये चैप्टर, इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। सबसे छोटा चैप्टर है आपके कोर्स का, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें इसके पहले अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। सर आपने थोरो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना अभी,
जो आपने एरोकास्ट का दिया एग्जांपल सर, तो उसमें मतलब उसकी क्या मतलब वर्किंग होती है, मतलब जैसे कैसे मतलब उसको टर्मिनेट करता है कनेक्ट इसको बैंडविड्थ को, जैसे आपने बोला ना सर। हाँ जी सर, इसका बहुत सर सारे वर्किंग कैसे ऐसे है? जो लोकल वेंडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में एमटीएनएल आ गया, आपका ये जियो आ गया, एयरटेल आ गया, ये बहुत बड़ी बड़ी आईएसपीज हैं। ठीक है, ये हम लोग के इंटरनेट बैकबोन से, जो हम लोग का इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट है आईएक्सपी, इससे कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली। अब लेकिन ये इतने बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं कि बहुत लोकल लेवल तक ये नहीं पहुंच पाते, तो इनका फायदा उठाते हैं कुछ छोटे मोटे कंपनीज। एक बार मैंने भी ये चीज शुरू करने की सोची थी, पर फिर मैं किन्हीं और चीजों में बिजी हो गया तो मैं कर नहीं पाया। ये छोटी कंपनीज क्या करती हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं, तो एयरटेल से ये बैंडविड्थ लेते हैं कि हमें आपकी 1 Gbps स्पीड चाहिए और अनलिमिटेड डेटा चाहिए और समथिंग लाइक दैट। ये उसे ले आते हैं अपने यहाँ एक सर्वर पे, कनेक्शन उसका करते हैं सर्वर पे। अब सॉफ्टवेयर से ये इस कनेक्शंस को, इन सारे कनेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोकल लेवल पे, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में इसको बांटते हैं। अब इन्होंने जो बैंडविड्थ उठाई है, 1 Gbps की बैंडविड्थ उठाई मान लो, उस 1 Gbps में 2-2 MBps, 4-4 MBps, 10-10 MBps या 50 MBps, जैसे इनके चार्जेस बनते हैं उसी सॉफ्टवेयर से ये कंट्रोल करके और यूजर्स को कनेक्शन बांटते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं। आपका ये एरोकास्ट हो गया, आपका डेन हो गया, डेन का अगर नाम आपने सुना हो, और सिक्का हो गया, सिक्का ब्रॉडबैंड का नाम सुना होगा आपने, तिकोना हो गया, तिकोना भी एक ऐसे ही है। ये सारे क्या करते हैं, बड़ी कंपनी से बैंडविड्थ लेते हैं और उन्हें छोटे छोटे इसमें कनेक्शंस में, छोटे छोटे सोसाइटीज वगैरह में उनको बांटते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनसे चार्जेस लेते हैं। काफी ज्यादा फायदे का सौदा होता है, हाँ, लेकिन कस्टमर की गालियां बहुत सुनी। सर इसमें जैसे अभी आपने जो बताया थोरो डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सर इसमें एक तो सर आपने इक्विपमेंट कोलेक्शन का भी बताया था ना सर, आईएसपी में जो होती है, उसमें सर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या फायदा होता है? ऑर्गेनाइजेशन का देखो फायदा इसमें होता है कि 24/7 उनको पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है, रिगार्डलेस ऑफ वो कितनी दूर है आईएसपी से। बीच में अगर कोई उनकी लाइन में अगर प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी आ जाए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि उनको मेंटेनेंस प्रॉपर मिल जाती है। ठीक है, यही सारी चीज 24/7 उनको कनेक्टिव, जब तक आईएसपी में इंटरनेट है, जो भी उनकी आईएसपी है, तब तक उनके सर्वर पे भी इंटरनेट रहेगा। बीच में वो कनेक्शन ब्रेक होने के कोई चांसेस नहीं। 24/7 उनको सप्लाई मिलती है और मेंटेनेंस मिलती है। सर बट उनको फिर अपनी जैसे इक्विपमेंट्स वगैरह आईएसपी में लगाने का फायदा क्या होता है, मतलब जैसे क्योंकि वो आईएस जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कई शायद प्रोवाइड करते हैं, तो फिर इनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर देने की क्या जरूरत है सर? वहां पे इसीलिए देते हैं कि उनको मेंटेनेंस मिल जाती है और प्रॉपर कनेक्टिविटी 24/7 मिल जाती है। क्योंकि सर कॉस्ट तो इनकी ज़्यादा होती है ना फिर इस मामले में, क्योंकि वो खुद के इक्विपमेंट परचेज करेंगे, फिर उनको आईएसपी पे लगाएंगे और फिर उसको रिवर्ट लेंगे उनसे सर्विसेज। तो सर इसमें जो इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन को रेयरली ऐसा देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। आजकल सभी लोग अपने पास ही लगाते हैं। ओके, ये भी एक ऑप्शन है, मतलब ऐसा होता है कहीं कहीं कोई कंपनी को अगर जो शायद क्लाउड्स वगैरह में ये देते प्रोवाइड करते हैं ना सर, क्लाउड्स वगैरह पे आपको स्टोरेज वगैरह और इस तरह के प्रोसेसिंग देने के लिए तो डेटा सेंटर्स अलग सी कंपनीज होती हैं, जैसे अमेजोन हो गई, गूगल हो गया, इनके अलग ही डेटा सेंटर ही होते हैं। अभी मैं आपको कुछ डेटा सेंटर्स भी एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा। ओके सर। और सर साथ में जो आपने थोरो डिस्ट्रीब्यूशन का बताया था, उसके सर क्या मतलब अगर स्टार्टिंग करते हैं तो क्या कॉस्ट वगैरह क्या आएगी और लाइसेंस वगैरह की क्या नीड होती है क्या इसमें? इसकी कोई ऐसे टेलीकम्युनिकेशन राइट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब मैंने इसको शुरू करने की कोशिश की थी बहुत पहले, तो मैं कुछ फैमिली की, मतलब कुछ और पर्सनल चीज़ों की वजह से मैं इसमें शुरू नहीं कर पाया, नहीं तो कर ही लिया होता। इसमें जहाँ तक मैंने रिसर्च किया था,
अच्छा खासा मैंने टावर वगैरह वाईमैक्स के थ्रू मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था, और मैं एयरटेल से ही बैंडविड्थ लेने वाला था, वाईमैक्स से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था। ओके तो सर। इसमें एक फर्म होनी चाहिए थी। फर्म के बाद अब मुझे वाईमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मेरे नाम पे एक फर्म रजिस्टर होनी चाहिए थी। सर और ये नेसेसरी है कि इसके फर्म रजिस्ट्रेशन जो है मतलब? हम अगर कॉमर्शियल काम कर रहे हैं तो फॉर्म तो होनी चाहिए ना। यस सर। फॉर्म रजिस्टर होनी चाहिए मेरे नाम पे, एक कॉमर्शियल स्पेस होनी चाहिए मेरे पास एटलीस्ट 1500 स्क्वायर फीट की, ओके सर। और सर्वर्स होने चाहिए जो डेटा रिसीव करे एयरटेल से, और सॉफ्टवेयर होने चाहिए, सॉफ्टवेयर बहुत महंगा था, सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट करें उस बैंडविड्थ को और यूजर्स में, राउटर्स होने चाहिए थे और स्विचेस होने चाहिए थे। कुल मिला के मेरा खर्चा करीब करीब इक्विपमेंट में करीब करीब पड़ जा रहा था 15 से 18 लाख के आसपास। ओके सर। अब ये और बैंडविड्थ मैं आपको बता दूं, बैंडविड्थ बहुत सस्ती होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मुझे 10 Gbps की अनलिमिटेड की बैंडविड्थ मिल रही थी 63,000 के आसपास पर month। ओके। तो सर मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती थी, बस हाँ। कस्टमर्स का ही है थोड़ा, है ना कि अगर कस्टमर अब अच्छे हैं जितने तो। कस्टमर आपने इकट्ठे कर लिए। यस सर, यस सर। क्योंकि मैंने देखे है ना मैक्सिमम छोटी कंपनीज वो आईएसपी होती हैं, तो मैं खुद सोचता था कि मतलब जब एयरटेल और वो दे रही हैं तो फिर उनका क्या काम है बीच में, तो मतलब मैक्सिमम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं उसी बैंडविड्थ को आगे। अब वही सोचिए कि पराग दूध देता है, मान लो गुजरात से आता है, कोई अमूल दूध गुजरात से आ रहा है, वो किसी एक सेंटर पे लाके यहाँ पे हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में दे दिया। अब डिस्ट्रिक्ट से वो घर घर जाके थोड़ी देगा, वो क्या करते हैं लोकल शॉप्स पे पहुंचा देते हैं, लोकल शॉप्स पे रात तक पहुंचाते हैं, यस ऐसे होता है ना। तो एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफी थॉरो हो जाता है, काफी लोअर लेवल तक हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। Second question is submarine cables connecting the countries and continents each other. उसको सबमरीन नहीं बोलेंगे, वो वर्ड सही नहीं लगेगा। अंडर वाटर सी केबल्स कनेक्टिंग द कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं। कभी कभी आपने बहुत पहले हो सकता हो सुना हो कि इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, फाइबर कट गया है, किसी ने क्या कहते हैं लंगर डाल दिया है, एंकर गिरा दिया है अपने शिप से, केबल कट गई है। कभी कभी ऐसा सुना होगा आपने, बहुत पहले न्यूज में, आजकल तो नहीं सुनेंगे क्योंकि आजकल जीपीएस मार्किंग हो गई है, वहां पे एंकर गिराना इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ है उसके अगेंस्ट। सुना है कभी? अब मुझे एक छोटा सा आंसर दीजिए, थोड़ा सा बस लॉजिक वाला है, कि हमारा जो देश है इंडिया है, अचानक से मान लो पूरे इंडिया में अचानक से पूरा का पूरा इंटरनेट बंद हो जाए, सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो? 5-7 एग्जांपल्स दे सकते हो आप क्या क्या होगा? ये मत कहना सर टिकटॉक देखने को नहीं मिलेगा। सर देन बेसिकली जो इंडिया का जो इंटरनल जो सर्वर है, मतलब होस्टेड जो भी मतलब साइट से और सर्विस से, वो तो ठीक ठाक चलेगा क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही है। हाँ, तो बिल्कुल मतलब सॉर्ट ऑफ इंट्रानेट टाइप वो वर्क करेगा, राइट बिल्कुल सर? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। कौन कौन सी सर्विसेज अफेक्ट होंगी? सर बेसिकली जो हमारी कनेक्टिविटी है अदर कंट्रीज से थ्रू द इंटरनेट, वो सर टोटली डाउन हो जाएंगी सर। जैसे कुछ एग्जांपल्स? लाइक सर कॉलिंग्स एंड इंटरनेट सर्विस, जो भी सर्वर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया के हैं, एंड बेसिकली सर कम्युनिकेशन जो है हमारी अदर कंट्री से सर वो डाउन रहेंगी सर। कुछ इसके एग्जांपल्स होंगे, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज इफेक्ट हो सकती है आजकल के सिनेरियो के हिसाब से? कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही है, 100% आपका आंसर करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि
आज क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें इंटरनेशनली डिपेंडेंट, हम क्या कोई भी देश, इस धरती का कोई भी देश। But sir, So the basically stock market, nowadays, now currency based issues, हाँ, foreign exchange, like बिल्कुल परफेक्ट। देखो हम लोग के पूरा का पूरा जो भी इकोनॉमिकल मार्केट है वो डिस्टर्ब होगा, एविएशन डिस्टर्ब होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। और जितनी वेबसाइट्स होस्टेड हैं फॉरेन सर्वर्स पे, वो सारी साइट्स डाउन हो जाएंगी, ठीक है। जितनी लोकली हमारे इंडिया के अंदर ही होस्टेड है सिर्फ वही चलेंगी। हमारे यहाँ भी बहुत से सर्वर पे बाहर के देशों ने भी कुछ होस्टिंग की होगी, वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से पूरा अपडेट हमारा बंद हो जाएगा पूरी दुनिया से। कबूतर से चिट्ठी लेके भेजना पड़ेगा अगर कोई इंफॉर्मेशन, एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। पाकिस्तान क्या कर रहा है ये भी पता नहीं चलेगा, या कोई भी देश क्या कर रहा है नहीं पता चलेगा, तो एक वॉर की कंडीशन भी बन सकती है, ठीक है। तो और हम लोग डिपेंड किस पे हैं, उन ऑप्टिकल फाइबर्स पे हैं जो समुद्र के नीचे बिछे हुए हैं, जो बाकी देशों से हमें जोड़ रहे हैं, उन्हीं पे हैं। बट सर जो सैटेलाइट्स जो हैं उनसे भी तो हैं। दे आर बैकअप, यस सर, वो हम लोगों का बैकअप प्लान है, प्लान बी। क्योंकि हमारा एक कनेक्शन खत्म हो सकता है, दूसरा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, सिर्फ अंडर वाटर सी केबल पे डिपेंड नहीं होता। अंडर वाटर सी केबल्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि इस समय दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया हम लोगों के, देखो वो तो ऑप्टिकल फाइबर का है। पूरे पूरे देश का बैंडविड्थ 3-4 ऑप्टिकल फाइबर मिलके पूरा कर सकते हैं, है ना? लेकिन मान लो वो केबल कट जाए तो क्या होगा? हियर इज अ कंट्री, हियर इज अ कंट्री, दोनों अंडर वाटर सी केबल से जुड़े हुए हैं। किन्हीं कंडीशन से केबल कट जाए सर तो हमारे समझ पास नहीं आता। सैटेलाइट का बैकअप प्लान है, ठीक है। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन इज वे स्लोअर देन द फिजिकल वन। किसी भी देश का, मैं इंडिया की बात क्या कर रहा हूँ, दुनिया में किसी भी देश का अगर ऑप्टिकल फाइबर अंडर वाटर सी केबल जो भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी जो ये प्रोवाइड करता है, वो अगर डैमेज हो जाए, वो भी एक नहीं लगे होते, आजकल तो 6-6 8-8 लगे होते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही इसकी। सॉरी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक कंट्री है, दूसरी कंट्री है, अंडर वाटर सी केबल से कनेक्टेड है। एक नहीं 6-6 8-8 केबल से आजकल कनेक्टेड होती है हर कंट्री, फॉर रिडंडेंसी, फॉर बैकअप, ठीक है। इन केस फिर भी अगर कट जाता है कनेक्शन, देन वी हैव इमरजेंसी बैकअप सप्लाई फ्रॉम द सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू हम बाकी और देशों से कनेक्ट करते हैं। सर हमारा अल्टरनेट दूसरी कंट्री से भी तो होता है ना। हाँ, और जैसे हाँ, और कंट्रीज के थ्रू भी हमारा हाँ, डाटा राउट कर सकता है। और कंट्रीज के थ्रू डेटा राउट कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब सारे केबल कट जाए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है आजकल। इतने सारे बैकअप, इतनी सारी रिडंडेंसीज हैं कि जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। और तो कुछ क्वेश्चन नहीं था, कोई और तो क्वेश्चन नहीं मुझे। नोवा जस्ट गिव मी 1 मिनट, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा, सिर्फ 1 मिनट।
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आईएसपी कनेक्टिविटी है इसमें। इसमें एनिमेशंस लगे हुए हैं ना, बड़े इरिटेट करते हैं जब से स्लाइड पर। राजू आप बेगॉन स्प्रे कर दीजिएगा, तुम अच्छा लग रहा है, बेगॉन स्प्रे कर दीजिएगा। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। डिलीवरिंग इंटरनेट सर्विसेज टू एंड यूजर्स, मतलब हम लोगों को इंटरनेट कैसे प्रोवाइड होता है, हायरार्की क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के, और इनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये भी कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, ये भी आज ही कंप्लीट हो जाएगा। और आज कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको बाय बाय बोलूंगा, और फिर मैं मिलूंगा आपको आपके कोर्स खत्म होने के 2 दिन पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिलीवरिंग इंटरनेट सर्विसेज टू एंड यूजर्स, किस किस तरह के कनेक्शन होते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं हम। एक होता है डायल अप एक्सेस। तो पहले ऐसे थ्योरेटिकली आपको बता दूं डायल अप एक्सेस क्या है। बहुत पहले जब हम लोग इंटरनेट यूज करते थे, नैरो बैंड कनेक्शंस जब हम लोग यूज करते थे, टेलीफोन लाइन वाला, और मॉडेम लगाते थे, तो उसमें एक नंबर डायल करते थे। अगर बहुत पहले अगर किसी ने इस तरह से इंटरनेट यूज किया हो, याद होगा *9911 स्टार ऐसे हैश करके, ऐसे करके हम नंबर डायल करते थे। जैसे हम कॉल करते हैं वैसे ही वो भी नंबर डायल होता था, और बिल्कुल कॉल की तरह जब तक कॉल वो चलती थी, जब तक वो नंबर चल रहा होता था, तब तक वो हमारा इंटरनेट एक्सेस हो रहा होता था। उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, कोई कॉल आए तो भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट, और इनकी जो भी बैंडविड्थ थी बहुत कम थी, स्पीड बहुत कम थी। ठीक है, dial-up access is an inexpensive option that uses any phone line or modem. ये बहुत ही inexpensive सस्ता ऑप्शन था। हाँ, 1 मिनट का ब्रेक लिया था, सॉरी, अचानक से।
क्या माना था, फॉर इंटरप्शन मैं फिर से बता देता हूँ इसको। तो डायल अप एक्सेस जो होता है वो काफी इनएक्सपेंसिव तरीका था इंटरनेट को यूज करने का, काफी सस्ता था, लेकिन सबसे स्लोएस्ट काइंड ऑफ इंटरनेट। ये कुछ मोबाइल एरियाज में, रिमोट एरियाज में यूज होता था, जहां पे स्पीड का कोई वो चक्कर नहीं होना था। फिर आया डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है डायल अप से, लेकिन डायल अप से कहीं फास्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता था। डीएसएल मतलब आपके यहाँ जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन जब आया, दे कम्स अंडर डीएसएल। It uses telephone line, but unlike dial-up access, DSL provide a continuous connection to the internet. लेकिन इसमें क्या फायदा हुआ कि टेलीफोन आने पे, फोन आने पे इसके कनेक्शंस ड्रॉप नहीं होते थे, ठीक है, इसके कनेक्शन ड्रॉप नहीं होते थे, ये दोनों पैरेलल आपका चलता था। This connection option uses a special high-speed modem that separate the DSL signal from telephone signal and provides an Ethernet connection to the host or कंप्यूटर और लैब। इनके पास जो मॉडेम इस्तेमाल होते थे इस तरह के कनेक्शन में, वो आपका इंटरनेट को अलग कर देते थे और टेलीफोन सिग्नल को अलग कर देते थे। तो फायदा ये होता था, दोनों अलग हो गए। फायदा ये हुआ कि टेलीफोन आने पे इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप नहीं होता था, दोनों पैरेलल चल रहे होते थे, और साथ ही साथ वो ईथरनेट कनेक्शन एक कंप्यूटर पे दे देते थे। फिर आया केबल मॉडेम। केबल मॉडेम इज अ कनेक्शन ऑफन ऑफर्ड बाय केबल टेलीविजन और सर्विस प्रोवाइडर। ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। एक आध मैं वेंडर्स का एग्जांपल आपको बता सकता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। डेन, ये क्या करते हैं, आपको कोएक्सियल केबल से, कोएक्सियल केबल पता है, जो हम लोग की डिश की तार होती है ना, जो हम लोग के टाटा स्काई वगैरह में लगती है, उस तरह के जो सिटी केबल प्रोवाइडर्स हैं वो इस तरह के कनेक्शन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके लिए अलग तरीके का मॉडेम इस्तेमाल होता था, केबल मॉडेम, ठीक है, जो कोएक्सियल केबल में ही कनेक्ट होता था और फिर आपको एक ईथरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता था आपके कंप्यूटर के लिए, थोड़ा फास्ट और ये होता है। फिर सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन इज एन ऑप्शन ऑफर्ड बाय सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स। द यूजर्स कंप्यूटर कनेक्ट थ्रू ईथरनेट टू द सैटेलाइट मॉडेम दैट ट्रांसमिट radio signal to the nearest POP within the satellite network. यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। डायल अप वाले में 56 kbps का एक डायल अप मॉडेम लगा है उसी टेलीफोन लाइन से। इसमें दूसरे केस में डीएसएल मॉडेम लगा है 512 kbps, ये भी टेलीफोन लाइन से लगा हुआ है। यहाँ पे केबल मॉडेम, इसके ऊपर थोड़ा ये पॉपअप मैसेज आ गया तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको केबल मॉडेम का एग्जांपल है, ये भी 512 kbps। फिर आता है हमारा सैटेलाइट वाला, इसमें यहाँ पे एक ट्रांसीवर लगा, यहाँ पे ट्रांसीवर लगा हुआ है, जिसके थ्रू दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। Bandwidth is measured in bits per second, BPS, जिसको कहते हैं स्मॉल b, Mbps या kbps. Higher bandwidth speeds are measured in kilobits per second. थोड़ा और ज्यादा स्पीड को किलोबिट्स पर सेकंड में, थोड़ा और ज्यादा को मेगाबिट्स पर सेकंड, और ज्यादा को गीगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। There are three main types of high bandwidth connection options that are used by businesses. तीन तरह के कैटेगरीज में बांटा गया है। T1 कनेक्शन क्या है? T1 कनेक्शन ट्रांसमिट अप टू 1.544 मेगाबिट्स पर सेकेंड। जो कनेक्शंस T1 के होते हैं 1.5 Mbps की स्पीड पे चलते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं, मीनिंग दैट द अपलोड बैंडविड्थ इज सेम एज डाउनलोड बैंडविड्थ। इनकी अपलोड और डाउनलोड दोनों की बैंडविड्थ सेम होती है।
इस तरह कनेक्शन को सिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे आजकल अभी आप जियो गीगा फाइबर लगवाते हैं घर में, दे आर सिमेट्रिकल, अपलोड डाउनलोड स्पीड सेम होती है। द मीडियम साइज बिजनेस में नीड ओनली वन T1 कनेक्शन। एक नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेस के लिए T1 कनेक्शन काफी है। E1 is the European standard that transmit data at 2.048 Mbps। फिर आता है E1, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, इनकी स्पीड होती है 2.048 Mbps। फिर आता है T3 कनेक्शन, इनकी 45 Mbps तक की डेटा रेट होती है, ऑल्दो कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव देन T1 कनेक्शन। T1 से ऑब्वियसली जब स्पीड जाता है तो महंगा भी होगा। एक बड़े बिजनेस को T3 कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, उतने सारे एम्प्लॉइज को अकोमोडेट करने के लिए। Large businesses with multiple locations might use combination of T1 and T3 lines। बहुत बड़े बिजनेस में और अलग अलग लोकेशन पे अगर बिजनेस है तो वहां पे T1 और T3 दोनों की कॉम्बिनेशन लग सकती है। E3 is the European standard that transmits the data at 34.368 Mbps। फिर आता है मेट्रो इथरनेट। Metro Ethernet offers a wide range of high bandwidth options including Gbps links, gigabits. Large companies with many branches in same city such as bank use Metro Ethernet. Metro Ethernet connects the main office location and all the branches using switch technology. Metro Ethernet allows the transfer of large amount of data faster and less expensively than other higher bandwidth connection option. Metro Ethernet basically यूज किया जाता है आपके अगर एक सिटी में अगर कई सारी ब्रांचेस हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड लो कॉस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाती है मेट्रो इथरनेट से, और ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक काफी ज्यादा बैंडविड्थ के स्विच से। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीडियम साइज बिजनेसेस T1 E1 1.5 से 2.048 Mbps। लार्ज बिजनेस में T3 E3 44 पॉइंट से लेके 34 Mbps। अगर सेम सिटी में ऑफिस है, जैसे इनका एक ब्रांच यहाँ एक ब्रांच यहाँ एक ब्रांच यहाँ है, तो ये आपस में मेट्रो इथरनेट 10 Gbps से कनेक्टेड है और ये सारे जाके एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में जो भी इथरनेट स्विच है वहां से कनेक्टेड है। The internet has a hierarchical structure. At the top of this hierarchy are the ISP organization। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मनदीप, आप सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, Yes, इससे sir. पहले जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना, बैकबोन और इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स वगैरह, वो सारी चीजें अब आ रही हैं। Okay? The internet has a hierarchical structure. At the top of this hierarchy are the ISP organizations. The ISP provides connection to an internet exchange point. In some countries, this is called a network access point. कहीं पे उसको IXP बोलते हैं, कहीं NAP बोलते हैं। NAP का मतलब network access point. In IXP or NAP is where multiple ISP join together to gain access to each other's network and exchange information. There are currently over 100 major exchange points located worldwide. अब एक सेकंड में मैं आपको मैप पे दिखा दूं। पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो है आज। यहाँ देखिए, इतने सारे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स हैं। ठीक है, दिख रहा है मैप, दिख रहा है आपको? यस सर।
और ये सारे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं। हो सकता हो सी केबल से कनेक्टेड हो, कैसे भी कनेक्टेड हो। इंडिया का हम लोग देखते हैं, इंडिया में चेन्नई, बैंगलोर, ये क्या है, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटूर में, विजयवाड़ा गुंटूर। ठीक है। एक हैदराबाद में 3 है, नवी मुंबई में भी 4 हैं, नवी मुंबई या मुंबई जो भी कह लो, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है कई सारे, तो 4 दिल्ली में ही है, बाकी यहाँ लखनऊ में वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इन इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से, अभी इसका ही अगर एग्जांपल लूं मैं हैदराबाद का, तो ये एक इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट है, मान लो माधापुर हाईटेक सिटी आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनसे कई सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोकली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई कैपेसिटी राउटर्स लगे होंगे, ठीक है। और इनसे और भी, और लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और छोटे छोटे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इससे जुड़े होंगे, और वो सारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बाकी हम जैसे लोग, हम जैसे पब्लिक के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब आया समझ में? यस सर। अब ये जैसे मान लो ये मुंबई का है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मुंबई से ये वाला एक्सचेंज पॉइंट कैसे कनेक्टेड होगा, यूएई वाला। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अंडर वाटर सी केबल आई होगी मुंबई तक, यहाँ तक आई होगी, अहमदाबाद तक आई होगी, मुंबई तक आई होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ अंडर वाटर सी केबल आई होगी जिससे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। है समझ में? इनसे ये कनेक्टेड होंगे, इनसे ये कनेक्टेड होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे करते करते सब आपस में कनेक्टेड होंगे। यही है आपका इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। सर कोई जैसे एग्जांपल इसके एयरटेल और ये हैं क्या, जैसे वोडाफोन, एयरटेल? नहीं, वोडाफोन एयरटेल इसके नीचे आते हैं। तो इसको क्या मतलब, इसका क्या एग्जांपल मान के चले हम सर? इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का? हाँ जी सर। ये गवर्नमेंट रूल्ड होते हैं। निक्सी वगैरह जैसे? हाँ। ओके सर। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की साइट है, आप आराम से साइट को ही ओपन करके देख सकते हैं। साइट की लिंक भेज दूं? यस सर, भेज देना सर। ये क्या चैट बॉक्स में आपके, ठीक है। An internet exchange point or NAP is where multiple ISPs join together to gain access to each other's network and exchange information. There are currently over 100 major exchange points located worldwide. The internet backbone consists of this group of networks owned by various organizations and interconnected through ISP and private peering connections. The internet backbone is like an information superhighway that provide high-speed data links to interconnect the POPs and ISPs in major metropolitan areas around the world. The primary medium that connects the internet backbone is fiber optic cable. अब तक का सबसे हाईएस्ट इस बैंडविड्थ का आपका जो भी ट्रांसमिशन मीडिया वो फाइबर ऑप्टिक ही है. The cable is typically installed underground to connect cities within continents. Fiber optic cable also run under the sea to connect cities between the continents. यहाँ देखिए अलग अलग देशों के अलग अलग इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स, ढेर सारे एक्सचेंज पॉइंट, एक देश में भी कई सारे एक्सचेंज पॉइंट हो सकते हैं. सारे एक्सचेंज पॉइंट पहले तो आपस में कनेक्टेड हैं अल्ट्रा हाई स्पीड लिंक से, जिसको हम इंटरनेट बैकबोन कहते हैं. ठीक है, एक इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट दूसरे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से अल्ट्रा हाई स्पीड कनेक्टेड आपके अल्ट्रा हाई स्पीड कनेक्शन से कनेक्टेड है, और इसी कनेक्टिविटी को हम कहते हैं इंटरनेट बैकबोन. एक इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट से कई सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्ट होते हैं. ठीक है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये है मान लो, इसमें कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन लिंक है.
हर डिस्ट्रीब्यूशन लिंक जो एक पूरे सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको पॉप बोलते हैं, ठीक है। कई सारे पॉप हो सकते हैं एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। हर एक पॉप से एक नंबर ऑफ कनेक्शन, जैसे ये एक पॉप है, इससे इन्होंने ये कनेक्शन दिए, इस पॉप से इन्होंने कुछ कनेक्शन दिए, इससे इन्होंने कुछ कनेक्शन दिए, इससे कुछ दिए, इससे भी कुछ दिए, ठीक है। सर पोप क्या है, जैसे राउटर वगैरह क्या? हाँ कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लिंक्स है। ओके। एक सोसाइटी के लिए एक पॉप, दूसरे सोसाइटी के लिए एक पॉप, तीसरे के लिए एक पॉप, ऐसे कर सकते हो। इनसे फिर कोई एक कंपनी कनेक्ट हुई, कंपनी के एम्प्लॉइज कनेक्ट हुए, फिर ऐसे ही और जो भी दूसरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे ऐसे कनेक्टिविटी हुई, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं हायरार्किकल कनेक्टिविटी। ISPs are classified into different tiers according to how they access the internet backbone. अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया जिनको हम टीयर बोलते हैं। टीयर 1, टीयर 2 ऐसे आर्किटेक्चर होते हैं इनके। देखते हैं, टीयर 1 ISPs आर टॉप ऑफ द हायरार्की। टीयर 1 सबसे टॉप पे होते हैं, जो कि आपके कॉन्टिनेंटल लेवल पे होते हैं। Tier 1 ISPs are huge organizations that connect directly with each other through private peering, physically joining their individual network backbone to create a global internet backbone. Within their own network, the Tier 1 ISPs own the routers, high-speed data links, and other pieces of equipment that join them together to other Tier 1 ISP networks. These include the undersea cable that connect the continent. टीयर 1 आपका कॉन्टिनेंट लेवल पे होता है। कॉन्टिनेंट लेवल मतलब एक कॉन्टिनेंट में मान लो यूरोप कनेक्ट हुआ, एशिया कनेक्ट हुआ, नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट हुआ। ये तीनों आपस में जो कनेक्ट हुए अल्ट्रा हाई स्पीड लिंक से, ठीक है। इनके जो भी राउटर्स होंगे वो भी उन्हीं की कंपनी ओन कर रही होगी जो इस आर्किटेक्चर में होंगे। जो ट्रांसमिशन मीडिया होगी वो भी आपस में राउटर्स और कनेक्शन वही ओन कर रहे होंगे, ठीक है। ये आ जाते हैं आपके टीयर 1 में जो कॉन्टिनेंटल लेवल पे होते हैं। फिर आते हैं आपके टीयर 2 में कंट्री लेवल पे, ठीक है। टीयर 2 में कंट्री लेवल पे मतलब एक कॉन्टिनेंट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो होती है आपके टीयर 2। हाँ, फिर टीयर 3 में आती है आपके स्टेट लेवल पे। कंट्री के अंदर जो भी आपकी काउंटीज हैं, स्टेट्स हैं, उस लेवल पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है आपके टीयर 3 पे। इसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। टीयर 2 ISPs are the next tier in terms of backbone access. Tier 2 ISPs can also be very large, even extending across several countries, but very few have network that span entire continent or between continent. To provide their customers with global internet access, some Tier 2 ISPs pay Tier 1 ISPs to carry their traffic. कहीं स्पेशल केसेस में Tier 2 क्या करते हैं, Tier 1 वाले को भी थोड़े पैसे देके उनका मीडिया यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है। Some Tier 2 ISPs exchange global traffic with other ISPs less expensively through public peering at ISPs. फिर आते हैं Tier 3, farthest from the backbone. Tier 3 ISPs are generally found in major cities and provide customer local access to internet. Tier 3 ISPs pay Tier 1 and Tier 2 ISPs for access to the global internet services. ठीक है। Tier 3 वाले Tier 2 और Tier 1 दोनों को पैसे देते हैं कि उनका जो भी बैकबोन है उसका इस्तेमाल करें, और वो पैसे वो कहाँ से लेते हैं, हम जैसे लोगों से, कस्टमर्स। अब ISPs के पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इनको सबसे पहले चाहिए होता है DSL एक्सेस मल्टीप्लेक्सर या DSLAM जिसको बोलते हैं, DSL कनेक्शंस के लिए केबल मॉडेम ट्रांसमिशन टर्मिनेशन सिस्टम चाहिए होता है। इसमें केबल मॉडेम की जो एंड जहां पे होती है वहां पे उसको टर्मिनेट करना होता है, तो उसको CMTS बोलते हैं।
modems for dial-up connection, wireless bridging equipments for wireless access. ठीक है, border gateway routers to enable ISP to connect and transfer data to other internet exchange points, internet service providers, जिसको हम लोग POP बोलते हैं. IXPs or large business enterprise customers, servers for such things as email, network address assignment, web space, FTP hosting and multimedia hosting. Power conditioning equipment with substantial battery backup to maintain continuity if the main power grid fails. तो बैकअप भी चाहिए होता है, मतलब बिजली की भी रिडंडेंसी चाहिए होती है. और इन सारे इक्विपमेंट्स को ठंडा रखने के लिए हाई कैपेसिटी एयर कंडीशनिंग यूनिट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, दस मिनट का ब्रेक लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए इसमें. हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया तब तक. No, sir. Some link will be shared for downloading the software. Yesterday you told him. हाँ, मैं अभी शेयर कर दूंगा. कुछ ऐप को जरूरत पड़ेगी यूज करने की. मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको, क्लास ओवर होते ही शेयर कर दूंगा. Okay, right. Thank you. ओके, देन यू मस्ट टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, फिर वापस आते हैं. ओके सर. ओके, चलो चाय वाय पी के.
आगे सभी लोग। Yes, sir. Vimal का एक क्वेश्चन है, theoretically we have covered a lot, but practically I don't know will be able to set up a LAN. So you are requested to let me know how to set up LAN with 11 computers, 6 PCs first floor, 4 PC at third floor, and 1 admin PC at fourth floor. And about 10 keys terrace. प्रैक्टिकल आपका कल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए बेसिकली आपको लैन केबल्स और स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। आपको हर फ्लोर पे एक स्विच लगाना पड़ेगा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज हैं वो आपके मेरे ख्याल से 4 पीसीज हैं, 6 है। तो एक फ्लोर पे आप 8 पोर्ट का स्विच लगाएंगे, दूसरे पे 4 पोर्ट का लगाएंगे, और एक जो एडमिन है उस पे भी आप 4 पोर्ट का लगाएंगे, और इन सारे स्विचेस को आप लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। प्रैक्टिकल आपका कल से शुरू हो जाएगा। कल से आपके पवन सर आ जाएंगे कल से क्लास में। आज हम आप लोगों को बाय ही बोलेंगे लास्ट में। कल से पवन सर आएंगे, फिर मैं आऊँगा। आपका जब कंप्लीट हो जाएगा कोर्स उसके 2 दिन पहले। हाँ दीदी, क्लास ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ISPs like other businesses want to expand so that they can increase their income. हर ISP अपने पाँव फैलाना चाहती है। हर ISP चाहती है कि अपने पैसे बढ़ाए। एक्सपेंशन होगी तो ही पैसे बढ़ेंगे। Inability to expand their business depend on gaining new subscriber and selling more services. However, as the number of subscribers grows, the traffic on ISP network also grows. जैसे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उनके ऊपर ट्रैफिक का लोड भी बढ़ेगा। उसी हिसाब से उनको आगे के इक्विपमेंट्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। Eventually, the increased traffic may overload the network, causing router errors, lost packet, and excessive delays. In an overloaded network, subscriber can wait for minutes for a web page to load, or may even lose network connection. These subscribers may choose to switch to competing ISP to get better performance. ISP को भी अपने आप को better to better बनाना पड़ता है, अच्छे खासे उनको इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं to overcome the upcoming loads by increasing number of subscribers. अगर वो लोड को टैकल नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? हर वेब पेज को ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम हर सब्सक्राइबर देगा, तो क्यों ना उससे बेटर कनेक्शन वो चूज कर ले। जो हालत आज एयरटेल की हुई है, मरी हालत है बिल्कुल। कोई भी ऐसे वेब पेज ओपन करने चाहिए, नहीं खुलता है, तो उससे लोग क्या चूज करते हैं? उसको छोड़ के दूसरा कनेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन में बहुत सारे आजकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो बेटर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, अच्छी स्पीड आपको मिल जाती है, जो हायर लोड को टैकल कर लेते हैं। लॉस ऑफ कस्टमर डायरेक्टली ट्रांसलेट टू लॉस ऑफ इनकम फॉर द ISP. फॉर दिस रीजन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द ISP प्रोवाइड रिलायबल एंड स्केलेबल नेटवर्क, भरोसेमंद भी हो और एक्सपेंशन इनेबल्ड हो, मतलब उसको बढ़ाया जा सके। Scalability is the ability to allow the future change and growth. The scalable network can expand quickly to support new user and application without impacting the performance of the service being delivered to the existing users. The most scalable devices are those that are modular and provide expansion slots for adding modules. अच्छे जो expandable जो होते हैं आपके जो डिवाइसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? वो मॉड्यूलर होती हैं। उसमें चीजों को आप ऐड कर सकते हैं बिना उसे बंद किए। ठीक है। Different module can have different number of ports.
In the case of chassis router, some modules also offer different interface option, allowing for different connection option on the same chassis. कभी कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जो 150 सब्सक्राइबर वाला होगा, आज उसके पास 1500 सब्सक्राइबर होंगे। एक बड़ा नेटवर्क इसका क्रिएट हुआ, बड़े अच्छे इक्विपमेंट्स की जरूरत है इसे पड़ी। Question is, please provide a practical class for setup LAN configuration, manageable L2 and L3 switches, also working on physical server. प्रैक्टिकल आपका आदर्श कल से शुरू हो जाएगा, कल पवन सर स्टार्ट करेंगे आपका प्रैक्टिकल पोर्शन। कल से ये सारी चीजें होंगे, ये आपके स्विच कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कल से ही शुरू हो जाएगी। हाँ बताइए। हाँ हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ कि कैन एन ISP track the data that the users are browsing? Yes, they can. Oh, that means everything we are using through the internet, the ISP can track whenever they want. When they want they can, but generally they do not, because अगर वो ट्रैक करेंगे तो उनके और रिसोर्सेज इस ट्रैकिंग में लगेंगे, वो रिसोर्सेज वो और सर्विस प्रोवाइड करने में लगा देते हैं। आप खुद सोचो कि मेरे पास मेरे घर पे इंटरनेट कनेक्शन है जियो का। यस, जियो कैन ट्रैक ईच एंड एवरी वेबसाइट। मैं भले ही इनकॉग्निटो पे चलाऊं चाहे जो करूं, दे कैन ट्रैक ईच एंड एवरी वेबसाइट व्हिच आई ब्राउज। लेकिन क्यों? उनको क्या जरूरत है, इसलिए वो नहीं करते। Is there a record maintained that I mean for every user? Yes. उसी रिकॉर्ड से ही तो पता चलता है वो कितना डेटा कंज्यूम किया है वो यूजर। No, that means every user has got his profile. Every user has got his profile, and every log is being recorded in that. Every website you visit, how much data you consume, and what general bandwidth you are using, everything is recorded. वो हमारी प्रोफाइल एक क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए हमने एक 100 Mbps का कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, तो उस ISP के पास सिर्फ 100 Mbps की फैसिलिटी थोड़ी होगी, दे मे आल्सो हैव 1 Gbps, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? जस्ट विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। मेरी प्रोफाइल को उन्होंने एलोकेट किया 100 Mbps, वो एलोकेट उन्होंने तारों के थ्रू नहीं किया होगा, वो एलोकेशन उन्होंने सॉफ्टवेयर के थ्रू की होगी। तो एक पूरा एक वर्चुअली एक मेरा प्रोफाइल क्रिएटेड है जिसमें पूरा लॉग भी क्रिएट हो रहा है, और मेरी प्रोफाइल की मेरी जो भी कनेक्शन मैंने जिस टाइप का लिया होगा उसका पूरा रिकॉर्ड है। That means, sir, if an ISP is giving a connection to an organization, and there are many users in the organization, so each and every computer which is connected to that ISP can be monitored. No, by the not ISP. each and every computer. Not each and every computer. मैंने आपको नेट बताया था। नेट में क्या होता है, जिस भी प्राइवेट आईपी से रिक्वेस्ट आती है, हमारा राउटर उसे पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके तब वो उसे आगे भेजता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारे पब्लिक आईपी से जाएगी, नॉट फ्रॉम द प्राइवेट आईपी बीइंग यूज्ड बाय एनी कंप्यूटर इनसाइड दैट लैन। तो उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि मैं कंप्यूटर 1 पे बैठा हूँ, कि कौन से फ्लोर पे बैठा हूँ, या मैं कौन सी लैब में बैठा हूँ, ये नहीं पता लगेगा। लेकिन मेरे कनेक्शन से जो रिक्वेस्ट जाएगी उनके पास यही रिक्वेस्ट जाएगी कि नाइलेट इज रिक्वेस्टिंग दिस पेज। जो भी नाइलेट की जो भी पब्लिक आईपी है उनके पास, जो आईपी उन्होंने हमें दी हुई है, उन्हें बस ये लगेगा कि इस आईपी से ये रिक्वेस्ट आई है, आईपी से गूगल खुला है, इस आईपी से फेसबुक खुला है, इस आईपी से यूट्यूब खुला है। मतलब वो हमारे सीधे नाइलेट से उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी, नॉट फ्रॉम द इंडिविजुअल लैपटॉप आई एम यूजिंग इन दिस प्रीमाइस। ओके ओके सर। तो हमारे नाइलेट तक वो ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ नाइलेट के नेटवर्क में, यहाँ तक वो नहीं पहुंच सकता। ओके सर, थैंक यू। Next, roles and responsibilities within an ISP. ISP organization consists of many teams and departments who are responsible for ensuring that the network operates smoothly
and that the services that the ISP offers are available. अलग अलग कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, कोई आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, किसके कितने बिल बने हैं ये सारे देखता है, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है जो वहाँ के फिजिकली सारे राउटर्स को स्विचेस को मैनेज करता है. Network support services are involved in all aspects of network management, including planning and provision of new equipments and circuits, adding new subscribers, network repair and maintenance, as well as customer service for network connectivity issues. कई अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, अपने अपने फील्ड में सारे इसी तरह फंक्शन कर रहे होते हैं. ठीक है. When a new business subscriber orders ISP services, the various network support service teams work together to ensure that the order is processed correctly and that the network is ready to deliver those services as quickly as possible. तो जनरल सी चीज़ है, आप कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो उस बिजनेस में अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कोई कस्टमर सपोर्ट होता है, कोई अकाउंट्स होता है, और ये सारे आपस में मिल के काम करते हैं कि अच्छे से अच्छी सर्विस यूजर तक पहुंचा पाए. जैसे कुछ सरकारी कंपनीज हैं, BSNL हुआ, ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती. जैसे इनमें डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो ऑन साइट इंस्टॉलेशन टीम, आपने घर पे कोई राउटर लगवाना है, कोई कनेक्शन लगवाना है, ये आपके घर आके इंस्टॉलेशन करते हैं. प्लानिंग एंड प्रोविजन टीम, किस तरह से उन्हें प्लानिंग करनी, कितनी बैंडविड्थ है उनके पास, कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है. NOC team, no objection certificate kind of team. Customer support, order entry, ये कस्टमर की सपोर्ट्स के लिए. हेल्प डेस्क या टेक्निकल सपोर्ट, आपको घर पे अगर कोई दिक्कत हो रही है, स्पीड कम आ रही है, तो आप उनसे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए इस कंडीशन में. हर ISPs में इतनी सारी चीजें तो रहती हैं, सबकी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. NOC मतलब नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर. सॉरी. Customer service receive the order from customer and ensure that the customer specified requirement are accurately entered in the order tracking database. बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसमें ये एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ. जैसे ऑन साइट इंस्टॉलेशन, ये आपके घर आके इंस्टॉलेशन करेंगे. नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर सारे नए कनेक्शंस को मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं. हेल्प डेस्क, अगर कोई इशू आता है, कोई पासवर्ड वगैरह सेट करना है, कोई अकाउंट इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए किसी को, वो सारे हेल्प डेस्क से हमें मिल जाते हैं. आपका फिर चेक करिए. छोटा सा चैप्टर था, ये भी खत्म ही है. तो आज और कुछ खास नहीं, इसमें अभी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए. नेक्स्ट चैप्टर आपका अगले चैप्टर से पवन सर लेंगे क्लास, प्लानिंग द एड्रेसिंग स्ट्रक्चर. मैं आपसे जरा एक सॉफ्टवेयर में शेयर कर रहा हूँ. Excuse me, sir. I have a small doubt here. Hello. Yes. Yeah, we have a large network of offices, and we are connecting the offices with MPLS connections. So, can you please explain share little bit knowledge about MPLS connections? What is the difference between regular connections and MPLS? इस तरह के जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं कल से स्टार्ट होंगे. चंद्रशेखर, अभी मतलब परेशान मत होइए, कल से इसको पवन सर आपको क्लासेस की लेंगे. यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा एड्रेसिंग स्ट्रक्चर, नेटवर्क डिवाइसेस. आपको जो कवर करना है कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क डिवाइसेस में आ जाएगा और स्विचिंग टेक्निक्स में आ जाएगा. ठीक है, कल इसको पवन सर क्लासेस की लेंगे. ठीक है, ओके, राइट, थैंक यू. मैं एक लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ. But
व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ बस उस वही पे मैं शेयर ही करने लगा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ actually। सर सिस्को का पैकेट है सर क्या? हाँ जी, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक भेज रहा हूँ। वन टच डाउनलोड फैसिलिटी है, तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से सिर्फ एक बार उस पर क्लिक कीजिएगा, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, भले आपके पास जीमेल आईडी हो चाहे नहीं हो। और जो वर्जन मैंने भेजा है 6.1, यही वर्जन आप लोग इंस्टॉल कीजिएगा। वर्जन 7 में आपको रजिस्टर होने की ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वर्जन 6 में कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वर्जन 6 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। Sir, please send the link on this chat. चैट पे भेजता हूँ, ओके। एक सेकंड। यहाँ पे भी भेज दिया। Thank you, sir. तो और कुछ इसके रिगार्डिंग अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी बताइए। सर, कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं इसमें, कुछ ना, तो सर उसके बारे में थोड़ी सी वर्किंग मतलब जैसे आप बता देते। किसकी? जैसे मतलब सर बीजीपी की तो आपने बताया था कि जो राउटर्स वगैरह मतलब बॉर्डर पे मतलब लगाया होता है उन्होंने, है ना। और सर जैसे OSPF, IPsec, MPLS, जो इनके बेसिक अगर इनकी फंक्शनैलिटी एंड वर्किंग पता लग जाती है। OSPF वगैरह सब आगे आने वाले हैं बंदी। ओके सर, आगे कवर अप हो ये गया देख सर। लीजिए, हाँ ये देखिए सारे के सारे हैं, हर एक चीज यहाँ पे ओके। रखी हुई है, ओके। हर एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ रखी हुई है। पहले बताऊं तो फिर डिटेल में कन्फ्यूजन नहीं होता। कोई बात नहीं सर। सर मैंने सोचा शायद वो कुछ कवर अप नहीं होंगे, तो आपसे थोड़ी सी डिटेल। सर जैसे लोड बैलेंसर वगैरह भी होता है, तो क्या सब सर? कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ रखा हुआ है। ओके सर। इतने ही एरिया जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसी में हर आपके प्रश्नों पे हर सारे क्वेश्चन का आंसर है। ओके सर, ओके सर। सारे राज इसमें छिपे हुए हैं। बहुत अब से अभी तक तो थियरी था, अभी तक तो बोरिंग पार्ट था। मैं बोरिंग पार्ट कवर करता हूँ, इंटरेस्टिंग पार्ट कवर फिर करते हैं। सर बोरिंग तो नहीं था, काफी इंटरेस्टिंग था ये भी। don't say like that, sir. It's not a सर boring. कंसेप्ट सारे हमारे कवर अप हो चुके हैं। बोरिंग तब होता है सर अगर कंसेप्ट हमारे क्लियर ना हो, तो हमारे It's a सारे very concept clear हैं। important तो हमें तो अच्छा लगा सर। topics you have covered, and you have इंटरेस्टिंग shared पोर्शन अब शुरू होने information जा all रहा like नहीं है। सर, इंटरेस्टिंग अभी भी लगा था, कोई ऐसा इशू नहीं है कि इंटरेस्टिंग नहीं था। और सर क्या आप बीच में लेंगे क्या क्लास वगैरह? अभी तो पवन सर ही लेंगे, मैं लास्ट के 2-3 दिन आऊंगा जब आपका कोर्स खत्म होने लगेगा, तो मतलब पूरा फिर मैं पोर्शन आपके तो पवन सर ही हाँ लेंगे। हाँ फिर मैं लास्ट में जो कुछ थियोरेटिकल बचेगा वो मैं कवर करा दूंगा और आपके एग्जामिनेशंस में करा दूंगा। ओके सर। sir. एक generalized question है, sir. After final exam, when we will receive it, how many days it will take to get certificate?
देखिए आपका सर्टिफिकेट प्रोसेस होने में तो हफ्ते भर लगते हैं। हम प्रोसेस अच्छा, करते हैं और उसको उसकी पीडीएफ वगैरह जनरेट करते हैं, सारे प्रोसेस मैंने सर करने होते हैं, तो इट टेक्स अराउंड 1 वीक और मैक्स टू मैक्स 10 डेज, अगर किसी और काम में, किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में और इंगेज न करा दिया जाए। तो उसके बाद अच्छा, आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी तो तुरंत रिलीज हो जाती है, आपको मेल कर दी जाती है। हार्ड I कॉपीज already के completed प्रिंट one आउट करके, certificate. ओके ओके। हार्ड वो कॉपीज आया को ही फिर नहीं है, प्रिंट इसलिए वगैरह 15 निकाल दिन के हो गया। फिर कौन सा वाला किया तो था आया। आपने, मैं स्टेटस उसकी बता मैं दो। एक्चुअली आई completed recently MongoDB course हाँ, MongoDB, for, ओके। yes, at least 4 weeks course that was just before this course started. That's जैसे विद इन 10 डेज हम लोग डिस्पैच कर देते हैं, अच्छा, because सर्टिफिकेट I का have डिस्पैच कर देते हैं, और उसके बाद से फिर इंडियन पोस्टल सर्विस पे वो कितने दिन में पहुंचा दे। digital. I haven't received digital copy also. So okay, I will mail to the administration to get it digital copy. हाँ, द डिजिटल Thank you. कॉपी इज डिस्पैच विद इन 10 डेज, वो तो तुरंत आपको मिल जाएगा। वो सर वही तो वही आया ही नहीं सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी की बात कर रहे है। हो सर, वो रिसीव हो जाएगी हमें? हार्ड कॉपीज हम 10 दिन से 11 दिन के अंदर हम लोग डिस्पैच कर देते हैं। उसके हाँ बाद जी, हाँ इंडियन पोस्टल सर्विस में भी 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस यू आर रिसाइडिंग। ठीक है ठीक है। ओके। क्वेश्चंस आपको जो भी एग्जामिनेशन के होंगे वो आपके ई पोर्टल पे ही पूछे जाएंगे, ई पोर्टल पे ही आपका एग्जाम होगा, ड्यूरिंग क्लास आरसी होगा। जो आप लोग डेली टू डेली जो आप लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, हाँ सर। मैं थोड़ा बहुत अगर हिंट दे दूं तो उसी से ज्यादातर क्वेश्चन कवर है उसमें। ठीक है सर। सर कितना क्वेश्चन वहाँ पे सर 50 एमसीक्यू जैसा कुछ लिखा गया था मेल पे। हाँ, उसी के अराउंड रहेंगे, 50 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे एमसीक्यूज। ओके सर। 50% पासिंग है, और इस चीज को लेके परेशान मत होना, क्योंकि अभी तक किसी का अगर सबसे कम नंबर आया है तो वो 70% आया है। ठीक है सर। पैकेट ट्रेसर में एक एरर आया है, क्या एरर आ गया? एरर क्या है बताइए, तो उसको रिजॉल्व करते हैं। आपने बस बताया एरर, एरर बताइएगा तब तो उसको सॉल्व करेंगे। व्हाट एरर यू आर फेसिंग साइकिल? चलिए बता दीजिएगा। और तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? और कोई नहीं सर। कोई बात नहीं, वो कंटिन्यू हो जाएगा वहां से। आप अपडेट मत करना, जो पैकेट ट्रेसर मैंने भेजा है वही इंस्टॉल करना, और अपडेट मत करना। अपडेट करने में वर्जन अपडेट होगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह शुरू हो जाती है। यूज वर्जन 6 टर्मिनल। कोई इशू नहीं है, ये सही हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। ओके कर लो, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें बस आप ध्यान देना, डू नॉट अपडेट, तो फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर इसमें क्या ऑटो अपडेट नहीं होता ना सर? नहीं, वैसे तो नहीं होते, लेकिन आप मतलब मैनुअली मत करना। नहीं सर, मैनुअली तो नहीं करूँगा, आप बोले हैं तो नहीं करूँगा। जी, थैंक यू। नहीं तो फिर दोबारा इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। और कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर यहीं तक रखते हैं।
आगे के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। मिलते हैं आपके कोर्स एंड होने के 2 दिन पहले। ओके सर, थैंक यू सर। ओके क्लास, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। टू सर। Okay, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. You too. Sir, excuse me, sir, a small request. Yeah, please. Yeah, can you please share any stuff on the CCNA with you have, so that it will helpful to all others, so they can prepare for any Any study interviews after the material? course. Any study material? Yeah, study. Okay, I'll share by today only. For sure. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Take care now. Thank you, Pratham.